तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 7 भूगोल चैप्टर 3, क्योंकि 1 और 2 चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी डला चुका है। आप लोग जाकर देख लीजिएगा। देखिए बच्चों, देखिए अभ्यास में सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 ही प्रश्न है, लेकिन इस पाठ के अंदर कम से कम 20 प्रश्न है। कितने हैं? 20 है। तो इस पाठ के अंदर के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उस सब के सब हम लिखवाएंगे, और जो अभ्यास में भी ये जो प्रश्न उत्तर है ये सभी हम लिखवाएंगे। तो बन रहे इस वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग शुरू से एकदम। चलिए, आप लोगों को लिखने में दिक्कत ना हो इसलिए हम पहले से ही लिख लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ाते हैं। तो इस मेरे वीडियो देखने से पहले आप लोग जानते हैं कि आप लोग सबसे पहले इस किताब को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। अगर आप किताब नहीं पढ़ेंगे तो उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। अगर आप किताब को पढ़ लेते हैं इस पार्ट को, उसके बाद वीडियो देखते हैं तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, स्थल मंडलीय प्लेट किसे कहते हैं? तो बच्चों देखिए, इसका उत्तर यहाँ से है। स्थल मंडल अनेक प्लेट में विभाजित हैं जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। स्थल मंडल मतलब ज़मीन, अनेक प्लेट में विभाजित है। विभाजित मतलब अलग अलग, उसी को स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्जनित बल किसे कहते हैं? देखिए, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उसे अंतर्जनित बल कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक यानी अंदर, देखिए यहाँ पर सब है। अंतर्जनित बल, बर्हिजनित बल, सब यहाँ पर है, हम लिखवा दिए हैं। आप लोग किताब एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं। जो बल पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में घटित होते हैं, यानी आंतरिक भाग में घटना होती है यानी घटते हैं, उसी को अंतर्जनित बल कहते हैं। अगला है बहिर्जनिक बल किसे कहते हैं? तो जो बल पृथ्वी के ऊपरी, क्या होगा यहाँ पर? ऊपरी, यहाँ लिख लीजिए, ऊपरी। जो बल पृथ्वी के ऊपरी भाग में घटित होते हैं उसे बहिर्जनिक बल कहते हैं। ये ऊपरी भाग में घटित होता है। देखिए अगला है, देखिए अंतर्जनित बल है जो आंतरिक यानी अंदर के भाग में घटित होता है। जो बहिर्जनिक बल है ये ऊपरी भाग में घटित होता है। ये नाम में ही इसका परिभाषा है, समझ गए? आगे देखिए, प्रश्न है, स्थल मंडलीय प्लेट किसे कहते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है, भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेट होती है, उसे स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। उसे स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। देखिए एक यहाँ पर भी इसका परिभाषा है, स्थल मंडलीय प्लेट। 2 परिभाषा हो गया ना? तो दोनों परिभाषा आप लोग अच्छे से याद करिएगा। दोनों ही परिभाषा एक ही है, बस थोड़ा इसका अलग लिखा है। अगर इसको पढ़कर समझेंगे तो वही बात होगी। चलिए आगे देखते हैं। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो उत्तर है, भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिसमें से पिघला हुआ पदार्थ आसानी से निकलता है। भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिसमें से पिघला हुआ पदार्थ आसानी से निकलता है, उसी को ज्वालामुखी कहते हैं। अगला है, भूकंप किसे कहते हैं? उत्तर है, हमारी पृथ्वी अनेक प्लेट में विभाजित है। ये प्लेट हमेशा गतिमान रहती है। हमारी पृथ्वी है ना, जो अनेक प्लेट में विभाजित है और ये प्लेट हमेशा गतिमान रहती है। आगे देखिए, और जब ये एक दूसरे के साथ टकराती है तो भूकंप उत्पन्न होता है, उसी को भूकंप कहते हैं। समझ गए? अब देखिए, उद्गम केंद्र किसे कहते हैं? उत्तर है, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। जहाँ पर भूमि
भूमि जहाँ पर भूकंप शुरू होता है यानी कंपन आरंभ होता है उसी को उद्गम केंद्र कहते हैं। चलिए अगला है अधिक केंद्र किसे कहते हैं। उत्तर है उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं। देखिए उद्गम केंद्र जहाँ होता है ना उसी के भूमि के सतह पर भू सतह पर उसके निकटतम स्थान उसके नज़दीक का स्थान जो होता है ना उसी को अधिक केंद्र कहते हैं। अगला देखिए भूकंपीय तरंगे किसे कहते हैं। इसका उत्तर है भूकंप के कारण उत्पन्न तरंगे को भूकंपीय तरंग कहते हैं। अगला है उत्तर प्रश्न है देखिए भूकंप के कारण जो तरंग उत्पन्न होता है ना उसी को भूकंपीय तरंग कहते हैं। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। देखिए पहला है पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, 2 नाम है पी तरंगे, ये प है पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, तीसरा है एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। समझ गए। अगला देखिए भूकंप लेखी किसे कहते हैं। उत्तर है भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। इसको भूकंप मापी भी आप लोग बोल सकते हैं। देखिए भूकंप का मापन इसी से किया जाता है, भूकंप लेखी से या भूकंप मापी से। अगला है नोट यानी 1 नंबरिया क्वेश्चन। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापी जाती है। कोई पूछेगा भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है तो रिक्टर स्केल से मापी जाती है। कुछ किताब से हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापी जाती है। देखिए जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम हो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकती है। समझ गए। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है तो वस्तुओं की क्षति पहुंचा सकती है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली होती है। अब देखिए 7 से अगर अधिक होगी बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा सकती है। देखिए यहाँ पर 26 जनवरी 2001 को भूज हमारे भारत में ही गुजरात में है, शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। कितना आया था 6.9, बहुत ज़्यादा 2001 में बहुत बड़ा भूकंप आया था। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। किताब से हटाइए आप लिखिए। हो गया नहीं ये वाला हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं। गला में थोड़ा प्रॉब्लम है। देखिए भूकंप से बचाव के उपाय लिखिए। उत्तर है किताब में दिया, ये इधर जो प्रश्न है इधर दिया ही नहीं है कुछ। 7 प्रश्न से क्या होगा, किताब के अंदर बहुत ज़्यादा प्रश्न है। देखिए अगर आप घर के अंदर हो तो किसी पलंग चौकी या किसी मजबूत मेज या घर के कोने में सिर पर तकिए लेकर खड़ा हो जाए। देखिए घर के अंदर हैं तो पलंग चौकी मजबूत मेज के नीचे या घर के कोने में सिर पर तकिया लेकर खड़ा हो जाना चाहिए। अगर घर के अंदर हैं तब अगर आप घर से बाहर हो तो किसी खाली जगह पर जहाँ पेड़ पौधे या बिजली के खंभा न हो वहाँ जाकर लेट जाए। भूकंप से आप बचने के लिए उपाय हैं। समझ गए ना। आगे देखिए विसर्प किसे कहते हैं। उत्तर है जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। देखिए जब नदी मैदानी क्षेत्र यानी हम लोग के क्षेत्र में आती है तो मोड़ती है, ज़्यादा मोड़ा होता है ना, मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। नदी के जो मोड़ होता है ना उसी को विसर्प कहते हैं। अगला प्रश्न है चाप झील किसे कहते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। समय के साथ में जो विसर्प होता है ना मुड़ाव, लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, उसी को चाप झील कहते हैं। समझ गए। आगे देखिए तटबंध किसे कहते हैं। उत्तर है नदी के तटों को तटबंध कहते हैं। नदी के तटों को तटबंध कहते हैं।
अगला प्रश्न है, विश्व की कुछ नदियों के नाम लिखिए जो डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा यानी ऊंचा ऊंचा जो नदी मिलती है ना, पानी मिलता है और पानी ऊपर की ओर फेंकता है, उसी को डेल्टा कहते हैं। देखिए, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नील नदी, अमेजन नदी, सिंधु नदी, ये सब डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए आगे देखते हैं, बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है। तो बच्चों इसका उत्तर देखिए यहाँ पर है, बाढ़ के कारण नदी के तटों के, ये थोड़ा बड़ा पाठ है, बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थ का निक्षेपण करते हैं और इसी से बाढ़कृत का मैदान का निर्माण होता है। फिर से देखिए, बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थ का निक्षेपण होता है करते हैं और इसी से बाढ़कृत मैदान का निर्माण हो जाता है। अगला देखिए, जल प्रपात का निर्माण कैसे होता है। इसका उत्तर है, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से घाटी में गिरती है तो जल प्रपात बनती है। देखिए, जब नदी किसी खड़े ढाल से मतलब ऊंचा से स्थान से घाट में गिरती है, घाटी में, उसी को जल प्रपात कहते हैं। अगला नोट है 1 नंबर ये क्वेश्चन, सबसे ऊंचा जल प्रपात मतलब सबसे ऊंचा से गिरने वाली पानी दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। क्या नाम है? एंजेल जलप्रपात। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में। दक्षिण अमेरिका देश के गांव है वेनेजुएला, इसी में जलप्रपात का नाम है एंजेल। समझ गए? आगे देखिए, वितरिका किसे कहते हैं? उत्तर है, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमी हो जाती है तथा अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, इसी को वितरिका कहते हैं। समझ गए? लिख लीजिए आप लोग। अगला देखिए, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? उत्तर है, सभी मुहानों के अवसादों के, मुहान मतलब पानी का मुहान होता है ना, जहाँ से पानी निकलता है, तो वही है। सभी मुहानों के अवसादों के, अवसाद पता है ना, अवसाद पिछले पाठ में पढ़े थे। अवसादों के संग्रह से, संग्रह मतलब मिलता है, जो डेल्टा का निर्माण होता है, संग्रह से डेल्टा का निर्माण हो जाता है। अगला है, अपरदन किसे कहते हैं? मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहकर या उड़कर चले जाने को अपरदन कहते हैं। ये मृदा अपरदन हो गया। अब कोई पूछेगा अपरदन किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह तक उड़कर या बहकर जब जाती है तो उसी को अपरदन कहते हैं। तो उसी वस्तु की जगह पे हम मिट्टी ले लिए, तो ये हो गया मिट्टी अपरदन। समुद्री गुफा किसे कहते हैं? तो उत्तर है, समुद्री तरंगे लगातार सैल से टकराती रहती है। अच्छा ना, समुद्री तरंग होता है ना, जो सैल यानी सैल मतलब पत्थर का टुकड़ा से टकराती रहती है। पिछले चैप्टर में आप लोग सैल के बारे में पढ़े होंगे। समुद्री तरंगे लगातार सैल से टकराती रहती है जिससे दरार विकसित होती है, दरार हो जाता है टकराने से। समय के साथ ये दरार बड़ी और चौड़ा हो जाता है, इसी को समुद्री गुफा कहते हैं। समझ गए? आगे देखिए, जब समुद्री तरंगे लगातार सैल से टकराएगी तो दरार हो जाएगा, बन जाएगा, और वो समय के साथ दरार बड़ा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, तो उसी को समुद्री गुफा हम लोग बोलने लगेंगे। समुद्र है। समुद्र भृग किसे कहते हैं? तो उत्तर है, उच्च शैलीय तटों को समुद्र भृग कहते हैं। समुद्र भृगु है, देखिए भृगु कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्टैग किसे कहते हैं? उत्तर है, लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है। जब लगातार अपरदन होता है ना, तो छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है, इसी
जैसी आकृति को स्टैक कहते हैं। सब किताब में है, देखिएगा आप लोग। प्रश्न है, हिमनद हिमोड का निर्माण कैसे होता है? हिमनद हिमोड का निर्माण कैसे होता है? उत्तर है, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी से हिमनद का निर्माण होता है। नोट कर लीजिए आप लोग। अगला है, प्रश्न है, बालू टिब्बा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, जब हवा बहता है तो रेत एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। जब हवा रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, जिसे बालू टिब्बा कहते हैं। जब रेत हवा रुक जाएगी तो रेत गिर जाएगा, और गिरेगा तो वहाँ पर थोड़ा ऊंचा टील बन जाएगा, उसी को बालू टिब्बा कहते हैं। अगला है, समुद्री पुतीन का निर्माण कैसे होता है? तो इसका उत्तर है, समुद्र तट पर रेत, कंकड़ और तलछट द्वारा समुद्री पुतीन का निर्माण होता है। नोट कर लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन है, प्लेटें क्यों घूमती है? तो इसका उत्तर है, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के गति के कारण। मैग्मा हम पिछले ही चैप्टर में पढ़ लिए हैं। मैग्मा मतलब पिघला हुआ पदार्थ होता है। क्या होता है? पिघला हुआ पदार्थ। तो पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण, गति कारण ही घूमती है प्लेट। चलिए अब किताब के अंदर के हम लोग जानते हैं। ये देखिए सब लिखा गया है। अब देखिए यहाँ से, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? 3 ऑप्शन है, तीनों में से हो जाएगा पहला शैल। क्या होगा? शैल। दूसरा है, हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। इसमें भी 3 ऑप्शन है, 3 में से हो जाएगा हिमोड। क्या हो जाएगा? हिमोड। अगला ग है, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? तो ज्वालामुखी होती है। क्या से होती है? ज्वालामुखी। देखिए घ, छत्रक शैलों पाई जाती है, तो रेगिस्तान में पाई जाती है। छत्रक शैलें रेगिस्तान में पाई जाती है। अगला देखिए, चाँप झील यहाँ पाई जाती है, मतलब कहाँ पाई जाती है? नदी घाटी पर पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। मिलान जी हैं। क्या है? मिलान जी हैं। चलिए देखते हैं। इधर 1 2 3 4 5 6 है और इधर 8 है, तो इसमें 6 ही होगा, 2 फालतू में दिया है। देखते हैं, हिमनद। हिमनद मतलब बर्फ़ की नदी, तो ये हो जाएगा तीसरा। क का हो जाएगा तीसरा। समझ गए? विसर्प है जो, इसका हो जाएगा चौथा, नदिया। क्या हो जाएगा? अभी विसर्प के बारे में हम लोग पढ़े हैं, पढ़िएगा। ख का चौथा मिलेगा ऐसे। ग है पुतीन। पुतीन का हो जाएगा पहला, समुद्री तट। पुलीन का हो जाएगा समुद्री तट। चलिए अब देखिए, घ बालू टीला। बालू टीला का हो जाएगा ये रेगिस्तान। रेगिस्तान में ही बालू टीला होती है, यानी घ का हो जाएगा 8वां। अब है जल प्रपात। जल प्रपात का हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा कठोर संसतर शैल। कठोर संसतर शैल किसका? जल प्रपात का हो जाएगा। इन च का हो जाएगा क्या? 7वां। अब है भूकंप। भूकंप का तो पता है आप लोगों का क्या हो जाएगा? पृथ्वी की कंपन, यानी 6 का हो जाएगा 5वां। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रोज़ एक पार्ट का वीडियो आप लोग भी आएगी।